हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए ज्योमेट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनती हैं एक सिंगल लेक्चर में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपको एक ही लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट आपके ज्योमेट्री के जो बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सारी थ्योरम्स को आपको समझाया जाएगा। ये देखिए, आपके एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन रहेगा। ठीक है, क्विक रिवीजन का मतलब है, देखिए आपके जो ज्योमेट्री है एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर इसको आप डिटेल में करने जाओगे तो कम से कम 35 से 40 लेक्चर्स आपके लगेंगे। बट मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जा रही हैं, उनके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए, आप पेशेंस के साथ बैठिए, शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखिए इस लेक्चर को। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट और ये थ्योरम्स पसंद आती हैं, मेरा ये एफर्ट पसंद आता है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा, जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली हम पहला कॉन्सेप्ट शुरुआत करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट से हम ज्योमेट्री की शुरुआत हम सबसे पहले ट्रायंगल से करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए क्या, कि आपके ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी आपका होगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसी आपको थोड़ा और आगे मैं इसमें बताना चाहूं, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी, आपने क्या किया है, इस बी सी भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इस बी सी भुजा को आगे बढ़ा दिया किसी पॉइंट डी तक। ठीक है, आगे बढ़ा दिया किसी पॉइंट डी तक, तो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम, इस त्रिभुज एबीसी का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो रिमेनिंग टू एंगल्स के सम के बराबर होगी। ठीक है, थीटा बराबर एंगल ए प्लस में एंगल बी। ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इनको आपको बिल्कुल कंठस्थ रखना है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो मैंने थीटा माना है इसका वैल्यू होगी एंगल ए प्लस में एंगल बी। ठीक ठीक है, एक चीज और आप याद रखिए कि, चलिए मैं उसको बाइसेक्टर वाली में ही बताऊंगा। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया। अब आप समझेंगे कि आपका ट्रायंगल्स में ही देखिए, आपका मान लेते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं ट्रायंगल की, वो देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ए के सामने वाली भुजा को हम ए मान लेते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल बी मान लेते हैं और सी के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल सी मान लेते हैं। ए यानी कि एंगल ए के सामने वाली भुजा है ये स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली भुजा है ये स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली भुजा है ये स्मॉल सी। ठीक है, ये भुजाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी पता होनी चाहिए कि स्मॉल ए प्लस में स्मॉल बी हमेशा बड़ी होगी स्मॉल सी से, यानी कि ये भुजा, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बराबर होगा। दूसरा हम इसमें देखें तो बी प्लस में सी ग्रेटर देन होगा ए से, और तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसमें देखें तो सी प्लस में ए ग्रेटर देन होगी आपकी बी से। ठीक है, ये आपका सम वाली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आप इसमें पढ़ेंगे कि अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, दोनों भुजाओं के डिफरेंस की बात, तो अगर मैं दोनों भुजाओं का, दो भुजाओं का डिफरेंस लूं, डिफरेंस क्योंकि दोनों भुजाओं में से कोई सी भी बड़ी हो सकती है, मैं प्लस साइन रखने के लिए मोड लगा देता हूं। ए माइनस बी हमेशा लेस देन होगा तीसरी भुजा सी से, और बी माइनस सी आपका छोटा होगा किससे, बी माइनस सी ए से, और सी माइनस ए आपका छोटा होगा किससे, बी से। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कि
देखिए अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहूं इन ट्रायंगल्स को, तो मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। मान लेते हैं आपके तीन तीन ग्रुप्स में मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक तो साइड्स के आधार पर, और एक तो साइड्स के आधार पर और एक एंगल्स के आधार पर। ठीक है, मैं इनको आपका डिवाइड कर रहा हूं ट्रायंगल्स को। ठीक है, साइड्स के आधार पर और एंगल्स के आधार पर। साइड्स के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो आपकी बनती है, एक तो बनती है आपकी स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। दूसरी बनती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरी बनती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि परपेंडिकुलर वाली। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अगर मैं एंगल्स के आधार पर बात करूं तो आपका बनता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहला। दूसरा आपका बनता है राइट एंगल, अच्छा ये इसमें राइट एंगल नहीं आएगी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगी, सॉरी। ठीक है, ये आएगी आपकी समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और यहां आएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा आएगी आपकी अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है आपका एबीसी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। ठीक है, अब मैं ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मान लेता हूं, सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं एक भुजा का स्क्वायर सी स्क्वायर अगर मैं इसको लेस देन कर देता हूं बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर से, तो ये आपकी बनेगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं सी स्क्वायर बराबर कर देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तब ये बनेगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर मैं सी स्क्वायर को ग्रेटर देन कर देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तब ये बनेगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। दो रूल्स होते हैं आपके, एक तो होता है साइन रूल, ठीक है, और एक होता है आपका कोसाइन रूल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपका साइन रूल क्या कहता है। मान मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, यहां नाम दे देता हूं एबीसी। ठीक है, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी। ए के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल बी मान लेता हूं, सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मानता हूं, तो साइन रूल क्या कहता है आपका, ए अपॉन में साइन ए बराबर होगा आपका बी अपॉन में साइन बी, बराबर होगा आपका सी अपॉन में साइन सी, बराबर होगा आपका 2r। r इज क्या है आपका, r इज दी सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस। ठीक, ठीक है। ये रिजल्ट आपका साइन रूल से आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरा अगर मैं कोसाइन रूल की बात करता हूं आपसे, तो कोसाइन रूल आपका क्या कहता है, देखिए मान लेते हैं ए बी और सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा को मैं वही सेम स्मॉल ए मान लेता हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मान लेता हूं, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी मान लेता हूं, तब मेरा क्या रिजल्ट आता है, ध्यान से देखेंगे आपका। अगर मैं यहां से इस एंगल ए की मैं बात कर, देखिए साइड निकालने के लिए आपको कोसाइन रूल लगाना होता है मेनली। अगर मैं कॉस ए लेता हूं, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए कॉस ए, कॉस ए, ए निकालेंगे आपका जिन दो भुजाओं से ये एंगल मिलके बना है बी और सी से, तो इनका स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, सामने वाली भुजा को आप घटाइए माइनस में ए स्क्वायर
अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ये वाली दोनों भुजाएं जिनसे मिलकर बना है 2BC। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर कॉस्ट बी लगाएंगे, कॉस बी बराबर होगा आपका किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, ए और सी से, तो आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में सामने वाली भुजा को घटाइए। ये ध्यान रखिए बस सामने वाली भुजा घटेगी, माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2AC। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कॉस सी बराबर, अगर ये वाला एंगल निकालते हो कॉस सी, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सामने वाली भुजा घटेगी माइनस में सी स्क्वायर, या फिर ये याद रख सकते हो बी एंगल निकाल रहे हो तो बी घटेगी, ए एंगल निकाल रहे हो तो ए घटेगी, सी एंगल निकाल रहे हो तो सी घटेगी, अपॉन में आएगा आपका 2AB। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ये है आपका कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल से ये आते हैं। ठीक, ठीक है, एक रिजल्ट और याद रख सकते हो आप ट्रायंगल में, कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, ए बी और सी। ठीक है, आपको ये दोनों भुजाएं गिवन है, मान लेते हैं एक्स और वाई, और इन दोनों एंगल से मिलके आपको ये एंगल गिवन है थीटा, तब आप इसका एरिया निकाल सकते हो। याद रखेंगे इसका रिजल्ट ये होता है आपका हाफ ऑफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, और इस ट्रायंगल की आपको ए बी और सी, अगर आपको बेस गिवन है और इसकी हाइट गिवन है, अगर मैं इसकी हाइट मान लेते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां से। ठीक, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, और मान लेते हैं डी पॉइंट पे आके मिला, और इसकी हाइट है h, और इसके बेस को मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं स्मॉल b। ठीक है, तब आप इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका जो एरिया होता है त्रिभुज का, वो होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, यानी कि b इंटू में h। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एरिया निकालने के फॉर्मूले हैं ट्रायंगल के। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है मतलब ट्रायंगल के बारे में, तो मान लेते एक स्केलन ट्रायंगल है, आपको ABC गिवन है, उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, ए बी सी, ये एक स्केलन ट्रायंगल है आपकी। ठीक, और आपका मान लेते हैं ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ठीक है, तब आपका जो एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ, एरिया वो होगा आपका, आप सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, हीरोज फॉर्मूला से निकलता है ये। सेमी पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर आपका कैसे निकलेगा, एच बराबर निकलेगा आपका a प्लस बी प्लस में सी बाई 2, तीनों भुजाओं का सम बाई 2, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो आपका जो एरिया होगा वो होगा अंडर रूट में एस इंटू में एस माइनस में एक भुजा इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ये आपका हीरोज फॉर्मूला से एरिया आता है। ठीक, ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टी और आप याद रख सकते हो, एरिया की नहीं है बट चलिए उसको मैं एंगल बाई सेक्टर में ही बता दूंगा, आगे चलते हैं। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट, चलिए मैं जो थ्योरम्स है उन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीनों प्रकार की ट्रायंगल्स और बता देता हूं। मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपका सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी कि समबाहु त्रिभुज की। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, मैंने इसका नाम दे दिया। अगर इसकी ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो इसकी यहां से अगर मैं यहां परपेंडिकुलर डाल देता हूं सामने वाले भुजा पे, तो वो मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, वही मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर होता है, और इसका जो सेंटर होगा ना, सेंटर वो सारे सेंटर इसके एक ही पॉइंट पे बनते हैं, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, चाहे वो सारे सेंटर इसके इसी पॉइंट पे मिलेंगे, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे वो सरकम सेंटर हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, सारे एक ही सेंटर पे आके मिलते हैं इसके। ठीक है, ऑल सेंटर्स मीट एट ए सिंगल पॉइंट, ऑल सेंटर्स। ठीक, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर भी होगा, ये इसका बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है,
ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ ये होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपका इन सेंटर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका ऑर्थो सेंटर भी होगा, अगर ये मीडियन है तो आपके सेंट्रोइड भी होगा। तो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके कुछ मेंसुरेशन वाले फॉर्मूलों की। तो मान लेते हैं इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है वो होता है आपका √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अगर मैं इसकी साइड को ए मान लेता हूं तो एरिया होता है आपका √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। अगर इसके मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो वो होता है आपका पेरीमीटर होता है आपका 3a, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूं, अगर मैं इसको h हाइट मान लेता हूं तो हाइट का फॉर्मूला होता है आपका √3/2 इंटू में a, √3/2 इंटू में साइड, ठीक है। अगर मैं इसकी इन रेडियस की बात करता हूं स्मॉल r की, वो होती है आपकी a/2√3, ठीक है। अगर मैं इसकी सरकम रेडियस की बात करता हूं, ठीक है, वो होती है आपकी a/√3। ये कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे मैं बात करता हूं अगर मैं आपकी समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो आपका मान लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे अगर मैं सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये मिड पॉइंट पे भी आके मिलती है, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब है जिसकी सामने वाली ये दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा इंटेंडेड दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ये वाले एंगल्स, ठीक है। और ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है दोनों बराबर भागों में बांटेगा तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसकी हाइट होगी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ परपेंडिकुलर इंटू में बेस, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। बट ये मीडियन है। अगर मैं ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल बी मानता हूं, सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मानता हूं, तब मेरा इसकी ये वाली जो भुजा है ये हो जाएगी आपकी a/2, ठीक है, और ये वाली हो जाएगी आपकी a/2, ठीक। तो आप यहां से ये h निकाल सकते हो, h बिल्कुल निकाल सकते हैं। h आप कैसे निकाल सकते हो मुझे बताइए भाई। h आपकी ये साइड कितनी है c, ये साइड कितनी है आपकी a/2, तो आप h निकाल सकते हो। यहां से h बनेगी आपकी √ में c², ठीक है। देखिए क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो आप इनको बराबर मान लीजिए, एक्स एक्स मान लीजिए। चलिए एक्स ये है और ये एक्स है, ठीक। तो आपका बनेगा x², आपकी x² माइनस में a/2 का होल स्क्वायर माइनस में a²/4 आप कर सकते हो। तो ये आपका बनेगा क्या, हाइट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप हाइट आ चुकी है आपके पास और बेस आपका है ही साइड कितनी a, तो आप निकाल सकते हो आराम से क्या, आराम से एरिया निकाल सकते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, इनको ए मान सकते हो, इसको बेस को आप बी मान सकते हो, तब भी आप निकाल सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मानने की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा आपसे राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं आपसे तो समकोण त्रिभुज की, तो मान लेते हैं ए, इसको सी मानते हैं, इसको ए मान, या फिर इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए के सामने वाली भुजा को आप स्मॉल ए मान सकते हो, बी के सामने वाली भुजा को आप स्मॉल बी मान सकते हो, सी के सामने वाली भुजा को आप स्मॉल सी मान सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम से आपका होता है a² प्लस में b² बराबर होगा आपका c² के, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मोस्ट फेमस, ठीक। और अगर आप देखिए, अगर यहां से अगर आप सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हो, सामने वाली भुजा पे अगर आप एक परपेंडिकुलर डाल देते हो यहां से, ठीक है, या फिर एक काम करिए आप एक मीडियन डालिए पहले। मीडियन है तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये दोनों बराबर है तो ये भी इनके बराबर होगी और ये सरकम रेडियस के बराबर होगी। ये कैपिटल R, ये कैपिटल R
और ये कैपिटल आर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कल कैपिटल आर होती है वो डायरेक्टली c/2 मैं कह सकता हूं। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक, ये कैसे आता है उसको समझिए। मैं इसको आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और आपने इसमें एक डायमीटर खींच दिया, इसका व्यास खींच दिया। ठीक, आपको पता होगा कि राइट एंगल में बना हुआ ट्रायंगल, एक राइट एंगल अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे बताइए, अगर मैं इसका सेंटर ओ मानता हूं और इसको मैं यहां से मिला देता हूं इस पॉइंट से, तो देखिए आपका, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपकी रेडियस है, बिल्कुल। ये आपकी रेडियस है, बिल्कुल। ये आपकी रेडियस है, बिल्कुल। और ये आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल। ये आपका 90 डिग्री सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे मिला है, सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पे मिला है। मिड पॉइंट यानी कि ये आपकी कैपिटल आर है, ये आपकी कैपिटल आर है, ये आपकी कैपिटल आर है, यानी कि रेडियस है, ये आपकी रेडियस है। ये दोनों बराबर होगी, ये आपकी रेडियस नहीं है, बिल्कुल। इसका मतलब ये भी रेडियस है, तो मैंने यही प्रॉपर्टी यहां लगाई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसको सामने वाली, इस सी के सामने वाली भुजा को मैंने ये पूरा सी माना है, तो इसकी जो ये वाली भुजा रेडियस है, क्या ये सी का हाफ नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि वही सेंटर है, तो दोनों रेडियस रेडियस, तो ये c/2 आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप, यही मैं आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर मैं आपको स्मॉल r निकालना बताऊं, तो आपका ये होता है a प्लस में b माइनस में c/2। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में मैं बता रहा हूं आपको, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल को आपको थोड़ा और आगे बताना चाहूं, तो मान लेते हैं ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, CAB। ठीक, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं सामने वाली भुजा पर, ठीक है, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, मान लेते हैं डी पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए, इनसे आप बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये वाली त्रिभुज आपकी पूरी बड़ी वाली त्रिभुज के साथ सिमिलर होगी, ये वाली त्रिभुज आपकी पूरी बड़ी वाली त्रिभुज के साथ सिमिलर होगी, और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सिमिलर होंगी। ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे होंगे ये दोनों पर बराबर? भाई अगर मैं इसको अगर मैं थीटा मानता हूं और ये 90 है, तो ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल। ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पूरी ट्रायंगल की बात करता हूं, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो मेरा ये थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप देख सकते हो, एक थीटा थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और आपका 90 90। तो मैं कह सकता हूं कि ये नो, देखिए ट्रायंगल लिख देता हूं, चलिए, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ABC बड़ी, चलिए मैं पहले ये वाली ट्रायंगल लेता हूं, CBCD, ट्रायंगल BCD सिमिलर होगी ट्रायंगल बड़ी वाली के ABC के, ठीक है। और ये ट्रायंगल, ये वाली भी बड़ी वाली के ADC, ट्रायंगल ADC सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में बराबर होंगी ट्रायंगल BCD, यानी कि ये वाली इसके साथ ट्रायंगल ACD के सिमिलर होगी ट्रायंगल ACD के। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कुछ रिजल्ट्स हैं इनके, वो रिजल्ट्स क्या याद रखने हैं आपको, कि अगर आपसे ये वाली CD स्क्वायर आपको निकालनी है, CD स्क्वायर बराबर होगा आपका AC इंटू में BC, AC इंटू में BC, AC इंटू में BC, अब AC इंटू में BC अपॉन में AB, ठीक, ये याद रखना है आपको। और देखिए आप, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आपको, ये वाली भुजा आपको निकालनी है BD, तब आप कैसे निकालेंगे BD? ये BC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर,
यहाँ थोड़ी आपको कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि हम जनरली ए बी सी मानते हैं, मैंने यहाँ सी माना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपसे ये एडी पूछा है, एडी, ये सब सिमिलरिटी से आती हैं, कैसे आती है वो टाइम लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। अगर आपसे ये एडी पूछी है तब आप निकालेंगे ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपकी ट्रायंगल्स के अब जो सेंटर्स बनते हैं, जो थ्योरम्स बनती हैं मेनली, वो 4 सेंटर्स होते हैं आपके, 4 सेंटर्स। ठीक है, वो 4 सेंटर्स कौन कौन से हैं पहले वो देखिए। पहला सेंटर होता है आपका, मान लेते हैं हम इन सेंटर। सबसे पहली चीज इन सेंटर की, आपको इन सेंटर का नाम आते ही पता होना चाहिए कि ये एंगल बाइसेक्टर के केस में बनता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी इसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर के केस में ये बनता है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है। ठीक, दूसरे सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है आपका, मान लेते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियन के केस में बनता है। ठीक है, मीडियन के केस में इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। तीसरे सेंटर की अगर मैं बात करूं तो आपका मान लेते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सरकम सेंटर आपको पता होना चाहिए कि ये बनता है आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक, और चौथा सेंटर होता है आपका ऑर्थो सेंटर, जो कि आपका बनता है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर के ऊपर। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको इनके बारे में याद रखनी थी। ठीक है, एल्टीट्यूड या फिर आपका परपेंडिकुलर। ठीक, इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर के बारे में। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इनका नाम ले लेता हूं ए बी सी, ठीक है, और इन सेंटर मैंने जैसा कि आपको बताया कि एंगल बाइसेक्टर के केस में बनता है कि अगर मैं इसको सामने वाली भुजा पर अगर एक एंगल बाइसेक्टर डाल देता हूं, जिसका मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं एडी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये सामने वाली भुजा को बांटता है। तो ये जो बीडी और डीसी का रेशियो इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूं कि ए बी अपॉन में ए सी, जिस रेशियो में इनका रेशियो होगा उसी रेशियो में ये बीडी और डीसी के रेशियो में इस बीसी को बांट देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, ये आपको याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा आपको और सिंप्लीफाई करना चाहूं कि अगर ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं एबीसी। ठीक है, ए बी सी, अब की बार मैं तीनों बाइसेक्टर्स ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं। ठीक, इनके मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं ए डी बी ई और सी एफ, और ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक, ठीक है, अब आपको इनका जो रिजल्ट याद रखने हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई अगर आप ये इन सेंटर है, मान लेते हैं इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका आई। इन सेंटर आता कैसे है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ये जो आई है, ये जो सेंटर पर आई है, ये वाला एंगल इस वर्टेक्स वाले एंगल के साथ में रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। क्या होता है? एंगल बी आई सी अगर आप निकालना चाहो तो आपका बनेगा 90 प्लस में एंगल ए बाई टू, 90 प्लस में एंगल ए बाई टू। ठीक, इसी तरीके से आपने बी आई सी निकाला, इसी तरीके से आप ए आई सी निकाल सकते हो, वो बनेगा 90 प्लस में बी बाई टू। चलिए लिख देता हूं, एंगल ए आई सी बराबर वो बनेगा 90 प्लस में एंगल बी बाई टू। इसी तरीके से आपने बी आई सी निकाल लिया, ए आई सी निकाल लिया, ए आई बी निकाल सकते हो। 90 प्लस में ए आई बी के साथ में क्या होगा आपका ए आई बी यानी कि एंगल सी बाई टू। ठीक, अब आप इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई, मैं आपको थोड़ा और समझाना चाहूंगा इस चीज को कि अगर आप इन दोनों ए बी को और थोड़ा आगे बढ़ा देते हो, मान लेते हैं
और इस AC को आगे बढ़ा देते हो, AC को आपने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, मान लेते हैं P और Q तक, और फिर आपको इन्होंने आपका आपने इन दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है, और मान लेते हैं ये किसी बिंदु K पर मिलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं किसी बिंदु K पर मिलते हैं। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल होता है आपका 90 माइनस में एंगल A/2, ठीक है। देखिए आपने इन दोनों को बढ़ा के, क्या आप इन दोनों को बढ़ा के कर सकते हो, पर 90 माइनस C/2 हो जाएगा, इन दोनों को बढ़ा के कर सकते हो, 90 माइनस B/2 हो जाएगा। मेनली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक। इसी एंगल बाइसेक्टर में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि चलिए पहले इन प्रॉपर्टीज को हम पूरी कर लेते हैं। इनका एक और रिजल्ट होता है, देखिए आपका AI अपॉन में ID, एक रिजल्ट होता है आपका AI अपॉन में ID बराबर होगा आपका AB प्लस में AC अपॉन में BC। या फिर आप और अपनी आसानी के लिए आप रख सकते हो, A के सामने वाली भुजा को आप स्मॉल a मान लीजिए, ठीक। देखिए A के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल a मान लिया, B के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल b मान लिया, C के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल c मान लिया। तब आप कह सकते हो कि AI अपॉन में ID जो आपका होगा B प्लस में C अपॉन में A। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ठीक। इसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि आपकी एक ट्रायंगल बना दी मैंने आपको ABC, ठीक है, ABC ABC। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात चल रही है तो मैंने क्या किया कि इस वाली भुजा को BC को मैंने और आगे बढ़ा दिया, मान लेते हैं किसी पॉइंट D तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इनका एंगल बाइसेक्टर कर दिया, वो भी एक्सटीरियर, एक इंटीरियर इसका कर दिया मैंने यहां से एंगल बाइसेक्टर, और इसका किया मैंने एंगल बाइसेक्टर और इनको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर को मैंने आगे बढ़ाया और इसके एंगल बाइसेक्टर को मैंने आगे बढ़ाया, और मान लेते हैं किसी बिंदु पर जाके मिले, ठीक, किसी बिंदु पर जाके मिले, किसी बिंदु P पर मिलते हैं, मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे जो BPC एंगल बनता है, ये वाला एंगल होगा आपका डायरेक्टली इस वाले एंगल का हाफ। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल होगा आपका एंगल A/2। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, ठीक। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपके देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है जिसका मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं ABC, ठीक, A B और C, ठीक। आपने क्या किया, इनके एंगल बाइसेक्टर खींचे, यहां से मान लेते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर एंगल C का, ठीक है। मान लेते हैं ये सामने वाली भुजा को ये AD, ये BE और ये CF, ठीक। और यहां जो पॉइंट आया I, ये इन सेंटर आता है। कैसे, आपने क्या किया है, अभी आपने इस वाले यहां इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। आपने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, आपने इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझेंगे, ये परपेंडिकुलर डाले हैं आपने, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपकी ऐसी डिस्टेंस है जो इस पॉइंट से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये बराबर दूरी पर है। अगर ये बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ I से इस इन पॉइंट तक, जो मैं इनको PQR नाम दे देता हूं, PQR, आपने यहां से P या Q या R तक अपना प्रकार खोल के, कंपास खोल के एक सर्कल खींच दिया इसके अंदर में, ठीक है। वो इस तरीके से खींचा कि वो इन तीनों पॉइंट से होके ही गुजरेगा, ठीक है। वो तीनों भाई जब ये इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, तो वो इन तीनों पॉइंट से होके ही गुजरना है।
और ये तीनों पॉइंट से होके गुजरेगा, तो ये एक सर्कल बनेगा जिसको आप नाम दोगे इस सर्कल को इन सर्कल। ठीक है, और आपकी जो ये रेडियस है ये आपकी बनेगी इन रेडियस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन रेडियस को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हो और इन रेडियस की जो वैल्यू निकलती है आपकी कोई भी त्रिभुज हो उसमें निकलती है आपकी डेल अपॉन में एस, जो मैं आपको पहले बता के भी आ रखा हूं आई थिंक। ठीक है, डेल अपॉन में एस होती है इन रेडियस की वैल्यू। ठीक, डेल इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल और एस इज द सेमी पेरीमीटर। डेल क्या है आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एस क्या है आपकी सेमी पेरीमीटर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सेंटर की तरफ। अगला सेंटर मैं मान लेता हूं अपना है 2 नंबर पर सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड की मैंने जैसे कि आपको बताया ये बनता है हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम पर, यानी कि मिड पॉइंट पर, यानी कि मीडियंस, मीडियंस के केस में। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ली एबीसी। मान लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल ली एबीसी, नाम दे देता हूं ए बी और सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन पे मीडियन खींच दिए तीनों भुजाओं पर, यहां से एडी। सबसे पहली चीज मान लेते हैं मैं पहला ही मीडियन खींचता हूं आपसे ए की, एडी। ये मीडियन है तो इसका मतलब ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा और इसके 2 बराबर भागों में यानी 1:1 में इसके एरिया को भी बांटेगा। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं आपसे, ये मैंने मीडियन खींचा। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल खींचा और मैं इस पे अब की बार तीनों मीडियन खींच देता हूं। मान लेते हैं ये ठीक, और आपका यहां से मैंने एक मीडियन खींच दिया। ठीक, ठीक है, नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए बी और सी, और यहां से डी ई एफ। और ये मान लेते हैं किसी पॉइंट पर जिस पर ये सेंटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट को मान लेते हैं हम ग्रेविटी सेंटर यानी कि जी सेंट्रॉइड। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड, ये जो मीडियंस हैं इस त्रिभुज को 3 बराबर एरियाओं में बांटते हैं और 6 बराबर एरियाज में भी बांटते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स को, वो देखिए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपसे ये वाला ट्रायंगल बी जी सी, ठीक है, कौन सा वाला, देखिए आपका आपका अगर मैं बात करूं आपसे, एक तो ये वाला, ठीक, और मैं आपसे बात करूं एक आपका ये वाला। ठीक, और एक मैं आपसे बात करूं आपका ये वाला। 3 बराबर एरियाज में ये बांटते हैं सेंटर इस ट्रायंगल के एरिया को। अब मैं आपको बता देता हूं, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1 और इसका एरिया 1, ये 3 बराबर एरियाज में बांटते हैं। ठीक है, मीडियंस। आगे मैं आपसे बात करूं कि मैंने एक और ट्रायंगल बनाया आपके लिए, मान लेते हैं ये। ठीक है, नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, ए बी और सी। अब मैंने क्या किया, इसके वही मीडियन खींच दिए तीनों। ठीक है, ये आपका ए डी और ये आपका बीई और आपका सी एफ। ठीक, अब ये मीडियन आपको पता होना चाहिए, इस ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर एरियाज में बांटेंगे। कौन कौन से 6 ट्रायंगल्स बने हैं इसमें और बराबर एरियाज के, ये 6 का 6 1:1 में आएंगे। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है कि आपका, मैं इनको डी ई एफ अगर नाम दे देता हूं तो आपको पूछ सकता है कि एफ अगर ये जी पर मिलते हैं तो बी डी जी एफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया और ट्रायंगल ए जी सी का एरिया बताइए। तो आप बता सकते हो बिल्कुल भाई, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को आपने लिया है बी एफ जी और डी तो आपका 2 दिख रहा है, और इस पूरी ट्रायंगल का लिया है तो आपको 2 दिख रहा है, तो 1:1 में आ जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है ए जी ई का एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के साथ में, तो 1:2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो। ठीक, आगे मैं आपसे बात करूं इसी को आगे बढ़ाते हुए मीडियन वाले केस को, तो अगर मैंने मान लेते हैं एक ट्रायंगल बनाया आपके लिए, ठीक है, ए बी सी।
मैंने इसके तीनों मीडियंस को भी मिलाया, इसी तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, ये और ये। पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, उसका इस वर्टेक्स वर्टेक्स वाले एंगल के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं होता, डी ई एफ, ठीक, ठीक है। अब देखिए ये जो सेंट्रॉइड है ना जी, ये इस मीडियन को 2:1 में बांटता है, मीडियन वाली लेंथ को 2:1 में बांटता है, ये 2:1 में, और ये इसी तरीके से 2:1 में, ठीक। अब ये 2:1 के ऊपर ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, मैं आगे उनको बताता हूं। मान लेते हैं मैंने आपके सामने वही एक ट्रायंगल बनाई ABC, ठीक है, ABC, मैंने उसी तरीके से आपके सामने ये आपके 3 मीडियन खींच दिए, मान लेते हैं AD, BE और आपका CF, ठीक, नाम दे देता हूं मैं AD, BE और CF। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं मान लेते हैं सेंट्रॉइड जी पे है, मैं आपको पिछले ही पीछे बता के आ रखा हूं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं BGC की, तो मेरा BG प्लस में GC, इन दोनों भुजाओं का सम इस BC से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा BG प्लस में GC ग्रेटर देन होगा आपका BC से, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं AGC की, तो AG प्लस में GC का सम, AG प्लस में GC का सम आपका बड़ा होगा इस AC से, बिल्कुल, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं AGB की, तो AG प्लस में BG का सम बड़ा होगा AB से, यानी AG प्लस में BG का सम ग्रेटर देन होगा आपका AB से, ठीक। इसको मैं इक्वेशन 3 मानता हूं। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप क्या करेंगे, मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे बताइए, देखिए BG आपको 2 बार दिख रहा है, BG आपका, देखिए BG AG, या आपने AG प्लस में BG आएगा, ये BG आपको BG 2 बार दिख रहा है, AG BG, और आपको GC 2 बार दिख रहा है, आपको AG 2 बार दिख रहा है। तो मैं इसको सबको 2 बार लिखने के बजाय 2 टाइम्स कर दूं, यानी AG प्लस में BG प्लस में GC, इनका सम ग्रेटर देन होगा इन तीनों भुजाओं के सम से, यानी कि AB प्लस में BC प्लस में CA, ठीक। अब देखिए बड़ा ध्यान से, इतना भी आप याद रखेंगे, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, मैं स्टार मार्क कर देता हूं। आगे हम इसमें बढ़ेंगे, तो आप मुझे बताइए बड़ा ध्यान से देख के कि आपका ये जो एजी है, ये पूरा, अगर ये 2:1 है, टोटल कितना है 3, 3 में से ये 2 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा AD का 2/3 है AG, ठीक है। तो भाई 2 आपका बाहर है, आपने क्या किया, AG को 2/3 ऑफ पूरा AD लिख दिया, भाई AD का 2/3 ही तो है ये, प्लस में इसी तरीके से आपने इस BG को 2/3 ऑफ BE लिख दिया, 2/3 ऑफ BE, ठीक है, प्लस में आपने इस CF को टू टू थर्ड, इस CG को, GC को आपने 2/3 ऑफ CF लिख दिया, 2/3 ऑफ CF, ठीक है, ग्रेटर देन आपका AB प्लस में BC प्लस में CA, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2/3 सबसे कॉमन ले लिया, तो आपका आया 4/3 AD प्लस में BE प्लस में CF, यानी कि ये क्या है, ये तीनों मीडियन सी तो है भाई, AD BE CF तीनों मीडियन सी तो है, ठीक है। ये आया आपका कितना, इस यानी कि ग्रेटर देन AB प्लस में BC प्लस में CA,
ये आप इतना भी याद रख सकते हो, एक रिजल्ट तो आपका यही है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे कि 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस में BE प्लस में CF ग्रेटर देन होगा 3 टाइम्स ऑफ AB। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है, BC प्लस में CA। ठीक है, ये रिजल्ट आपको बिल्कुल कंठस्थ रखने हैं, याद रखने हैं। याद आप इस तरीके से रखेंगे, अगर आपको याद रखने में कंफ्यूजन होती है कभी भी, तो जी क्योंकि त्रिभुज की तीनों साइड्स होती हैं, उनके साथ में आपका 3 आता है और मीडियंस के साथ में आपका 4 आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आपका एक रिजल्ट और आता है, वो कैसे आता है वो बाद की बात आप याद रखेंगे। बस यहां आपका इनका स्क्वायर करते हैं तो बीच में बराबर का साइन आता है, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर प्लस में CF स्क्वायर बराबर होगा आपका 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं इधर लिख देता हूं और थोड़ा, आपका होगा 4 टाइम्स ऑफ, इधर लिख देता हूं 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर प्लस में CF स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर। ठीक, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है। अगर आपसे ये मीडियन की लेंथ पूछी जाए, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपसे मीडियन की लेंथ पूछी जाए कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ मीडियन, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडी 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 क्या है, आपका मीडियन ही तो है। अगर मैं मीडियन की लेंथ पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर अपॉन में माइनस में 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, और बाहर आता है आपका 1/2 और अंडर रूट में। ठीक है, देखिए कैसे लिख सकते हो आप, 1/2 अंडर रूट में होगा आपका, देखिए आप A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a लिख सकते हो, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b लिख सकते हो, C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में, जिस भुजा पर मीडियन है वो 2 टाइम्स आएगा, माइनस में 2 C स्क्वायर। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप कोई सा भी मीडियन निकाल सकते हो। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीडियन के केस में आपको और एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो याद रखेंगे। देखिए मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है आपका ABC, आपने वही इनके ऊपर मीडियन डाले हैं। मान लेते हैं ADBECF 3 मीडियन डाल दिए, ADBE और आपका CF। ठीक, ADBE और CF, और मान लेते हैं ये सेंट्रॉइड G पर मिलता है। तो आपकी एक अपोलोनियस थ्योरम होती है, अपोलोनियस थ्योरम होती है, उसको आप याद रखेंगे। क्या कहती है अपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि ये मीडियन है तो ये सामने वाली भुजा को तो भाई बराबर भागों में बांट रहा है, तो आप करेंगे A के सामने वाली भुजा को, अगर आप स्मॉल, या फिर ऐसे करिए AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूं AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ठीक है, बराबर होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ आपका AG स्क्वायर, यानी ये मीडियन AD स्क्वायर, मीडियन लेंगे आप AD स्क्वायर प्लस में, ये आपका मीडियन है, या तो BD लिख सकते हो या DC लिख सकते हो या BC/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। मैं BC/2 लिख देता हूं, BC/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपकी अपोलोनियस थ्योरम कहती है। आप बिल्कुल डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसी तरीके से आप कोई सा भी मीडियन लेके निकाल सकते हो, 3 रिजल्ट आप इसके निकल जाएंगे। मेन चीज थी आपकी थ्योरम कॉन्सेप्ट, वो आपको आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, इसी चीज को अगर आप मीडियन को, अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में बताना चाहूं, ठीक है, अगर मीडियन की बात चली रही है तो मैंने आपको, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताना चाहूं
ठीक है, कि आपका मान लेते हैं आपका ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने क्या किया, इन पे मीडियन डाल दिए दो यहां से, ठीक है, और यहां से दो मीडियन डाल दिए, जो मान लेते हैं यहाँ एम और एन पॉइंट पर मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है आपका इसके रिगार्डिंग, अगर ये मीडियंस हैं दोनों, ठीक है, मीडियन पर ये मिड पॉइंट पर मिलते हैं, तो आपका ए एम स्क्वायर प्लस में सी एन स्क्वायर, ये ए एम स्क्वायर प्लस में सी एन स्क्वायर होगा आपका 5/4 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये याद रखिए आप, बिल्कुल कंठस्थ करके रखना है आपको इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस रिजल्ट को। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा आगे, कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है आपकी एबीसी, ठीक है, एबीसी है, ए बी सी। आपने इसके ऊपर डायरेक्ट पूछा जाता है, इस रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपने यहां से एक मीडियन खींच दिया यहाँ, ठीक है, इस भुजा ए सी पर, और आपने यहाँ पॉइंट सी से सामने वाले भुजा ए बी पर एक मीडियन खींच दिया। ये डी और मान लेते हैं ई और एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ई और एफ पॉइंट पर, और ये मीडियन है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी बांट रहे हैं। और ये जो मीडियंस है ना, ये यहाँ 90 डिग्री पर मिलते हैं। अगर ये 90 डिग्री पर मिलते हैं तब इसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो आपको याद रखना है। क्या होता है कि जिन दो भुजाओं पर ये मीडियन है उन दोनों भुजाओं का स्क्वायर लीजिए, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 2 सेंटर पढ़ लिए हैं, आगे हम तीसरे सेंटर की तरफ चलते हैं। तीसरा सेंटर है आपका कौन सा, मान लेते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर जैसा कि मैं आपको बता के आ रखा हूं कि सरकम सेंटर आपका बनता है किस पर, आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक, ठीक है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बनता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी वो समझिए। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। आपने क्या किया कि इस साइड को बाइसेक्ट किया, और इस तरीके से किया कि आपका एक परपेंडिकुलर भी हो, क्योंकि आप भाई बाइसेक्ट तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, उसका कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बाइसेक्ट किया कि वो परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक, ठीक है। अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, इस भुजा का ये परपेंडिकुलर भी है और इस भुजा का बाइसेक्टर भी है, और ये परपेंडिकुलर भी है और इस भुजा का बाइसेक्टर भी है, ठीक है। अब देखिए जहां पे ये तीनों पॉइंट्स मिलते हैं वो आपके लिए एक ऐसा पॉइंट होगा यहां, जिसको मैं सरकम सेंटर, एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन तीनों जो वर्टेक्स है मेरे उनसे इक्विडिस्टेंट होगा। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि आप यही इसी को सरकम सेंटर मत मान लेना, कि यहाँ जो पॉइंट है वो इन तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी कि बराबर दूरी पर होगा। अगर ये बराबर दूरी पर होगा तो आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि आपके ये तीनों वर्टेक्स, ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ, ये तीनों वर्टेक्स, ये आपके ये तीनों जो ये तीनों साइड्स हैं, ये तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट पर हैं। तो आप यहां से इस ए पॉइंट या बी पॉइंट या सी पॉइंट तक प्रकार खोल के एक ऐसा सर्कल खींच सकते हो कि जो इन तीनों वर्टेक्स से होके गुजरेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो देखिए अब ये यहाँ इसका ये रेडियस बनी, ये रेडियस बनी आपकी, ये रेडियस बनी, ये जो सर्कल बनेगा आपका ये बनेगा सरकम सर्कल, इसको बोलते हैं, ठीक है, सरकम सर्कल। और आपकी जो ये जो डिस्टेंसेज हैं ये हैं आपकी सरकम रेडियस, यानी कि कैपिटल आर, इनको बोला जाता है सरकम रेडियस, ठीक है। सरकम रेडियस की अगर मैं बात करूं तो सरकम रेडियस आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैपिटल आर बराबर होता है आपका तीनों भुजाओं, अगर मैं ए के सामने वाली भुजाओं को स्मॉल ए मान लेता हूं,
ए के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल बी मान लेता हूं, और सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मान लेता हूं, तो जो मेरा आर होता है वो होता है आपका ए बी सी तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन में ABC अपॉन में 4 डेल। डेल इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, याद रखेंगे। ठीक है, मैं पीछे भी आपको बता के आ रखा हूं। ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे। अगर मैं इसी थ्योरम, इसी सेंटर में, अगर मैं इस वाले, देखिए ये वाला जो एंगल है ना, इसके बीच में और आपका वर्टेक्स वाले एंगल में, इन दोनों एंगल्स में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, मैं अगर इस एंगल को निकालूं BSC, एंगल BSC ये वाला एंगल होता है, ये इस एंगल का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल A। ये चीज आपको याद रखनी है। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, इन थ्योरम्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाला एंगल आपका आ चुका है। बस इसमें इतना ही था जो आपको याद रखना था। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम ऑर्थो सेंटर की तरफ। चौथा सेंटर है हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि किस पे बनता है आपका, एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर्स पर। एल्टीट्यूड पर बनता है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई जिसका मैं नाम दे देता हूं ABC। ठीक है, A B और C। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आपने इस सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक एल्टीट्यूड डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो और आपने यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं। ठीक है, ये क्या है आपके परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये D E और F पर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं ऑर्थो सेंटर बनेगा ये O। ठीक है, आप देखिए ये और इस वाले एंगल के बीच में और इस वाले एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको आपको याद रखना है। वो रिलेशन क्या कहता है आपका, कि इन दोनों एंगल्स का सम आपका 180 होता है। ये आप याद रख लीजिए, ज्यादा कुछ याद नहीं रख सकते हो। तो एंगल A प्लस में एंगल BOC बराबर होता है आपका 180 डिग्री। तो आप यहां से एंगल BOC निकाल सकते हो, जो कितना बनेगा आपका 180 माइनस में एंगल A। या फिर आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो कि एंगल BOC बराबर होता है आपका 180 माइनस में एंगल A। ऑर्थो सेंटर के बारे में इतना ही है, नथिंग मोर देन इट। वो बाकी ज्यादा आपके मतलब काम का नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही डायरेक्ट रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपके चारों सेंटर्स हो चुके हैं। ठीक है, और जो भी ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके इनकी तरफ, क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। ठीक, देखिए अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मली हम एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी उसका नाम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, जनरली हम पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, एक चतुर्भुज की। नॉर्मल कोई भी चतुर्भुज हो, नॉर्मल एक चतुर्भुज की बात करते हैं। मान लेते हैं हमने रैंडमली ऐसे ही एक चतुर्भुज बना लिया, मान लेते हैं। ठीक है, और मैंने इसका नाम दे दिया, मान लेते हैं ABC और D। ठीक है, अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करता हूं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर मैं इसके डायगोनल मिला देता हूं, मान लेते हैं ये एक डायगोनल मिला दिया मैंने इसको मैं D नाम दे देता हूं। ठीक है, D। अब इस मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इस डायगोनल को D मान लेता हूं, पूरे डायगोनल को अगर मैं D मान लेता हूं, तो आप इसका एरिया प्लस में इसका एरिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, एरिया बनेगा आपका हाफ D इंटू, अगर मैं इसकी हाइट को H1 मानता हूं, इसकी हाइट को अगर मैं H2 मानता हूं, तो हाफ DH1 प्लस में नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया हाफ DH2 बनेगा। आप क्या करेंगे, हाफ D कॉमन लेंगे तो आपका एरिया बनेगा 1/2 D इंटू में H1 प्लस में H2।
ठीक, ये आपका एरिया बन जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का। ठीक, अगर इसके मान लेते हैं कोई भी मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया और इसके डायगोनल्स को मैंने मिला दिया। ठीक है, मान लेते हैं इसके डायगोनल्स D1 और D2 हैं। ठीक है, ए बी सी और डी, और इसके डायगोनल्स D1 और D2 मैंने मान लिए, और मान लेते हैं इंटरसेक्ट थीटा डिग्री बनाते हैं, तो इनका जो एरिया होगा वो होगा आपका हाफ D1 D2 साइन थीटा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ये एप्लीकेबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मान लेते हैं कोई भी मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया नॉर्मली ऐसे ही, और मैंने इसके अंदर एक सर्कल बना दिया। मान लेते हैं मैंने एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बनाया है, कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कोई भी रैंडमली। और ऐसे, ठीक, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया और मैंने इसके डायगोनल्स को भी मिला दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, यहां से यहां तक ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी, ये आमने सामने वाली भुजाओं का सम ए बी स्क्वायर प्लस में सी, सॉरी स्क्वायर नहीं, ए बी प्लस में सी डी बराबर होगा आपका ए डी प्लस में बी सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए, आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं जो हमारे क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, पहला लेते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, पहली चीज, और बराबर भी होती हैं। ठीक है, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं ए बी सी और डी। ठीक है, और अगर इसके डायगोनल्स को मैं मिलाऊं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं। मान लेते हैं इसके डायगोनल्स को मैंने मिला दिया ए सी और बी डी को। ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, ठीक है, और बराबर भी होते हैं, बट नॉट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, D1 बराबर, ये मान लेते हैं ये डायगोनल्स आपस में DD तो बराबर ही है, आपस में दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर मैं इस वर्टेक्स एंगल की बात करूं तो ये बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं आपस में। तो यानी कि अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाली मेरी एंगल अल्फा होगा। आपने पढ़ा होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में और इनको एक ऐसे काटती हुई लाइन खींच दी जाए तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइन से और ऐसे काटते हुए मैंने एक लाइन खींच दी AC, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये बीटा है तो ये वाला एंगल मेरा बीटा होगा। आपको पता होना चाहिए। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसके कुछ मेंसुरेशन वाले फॉर्मूलों की बात करूं तो एरिया की बात करते हैं रेक्टेंगल की। अगर मैं इस लेंथ को मान लेता हूं L, ठीक है, लेंथ को मान लेता हूं L और ब्रेड्थ को मान लेता हूं B, तब हमारा एरिया होगा इसका लेंथ इंटू में ब्रेड्थ।
ठीक है। अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करता हूं, पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू में एल प्लस में बी, ठीक है, क्योंकि एल प्लस में एल यानी 2l, बी प्लस में बी 2b, 2 कॉमन ले लिया, एल प्लस में बी। ठीक है। अगर इसकी डायगोनल निकालें हम तो हमें पता है क्योंकि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अंडर रूट में ये आपका डायगोनल आ जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक, ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की तरफ। एक चीज और याद रख लीजिए इसके बारे में कि अगर मैं एक, चलिए रेक्टेंगल बनाता हूं आपके लिए, जैसे ठीक है, मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया है और इसके नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। मैंने किसी पॉइंट पी से इन चारों पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है, किसी पॉइंट पी से मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया, इसको भी यानी वर्टेक्स वाले पॉइंट्स को, ठीक है, इसको भी और इसको भी, किसी पॉइंट पी से। अब एक रिजल्ट होता है जो आपको याद रखना है, पी ए स्क्वायर प्लस में पी सी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस में पी सी स्क्वायर बराबर होगा आपका पी बी स्क्वायर प्लस में पी डी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इस पी पॉइंट को आप बाहर ले सकते हो, बाहर कहीं पॉइंट पी ले सकते हो, यहां से भी ये एप्लीकेबल होगा, पी ए स्क्वायर प्लस में पी सी स्क्वायर बराबर होगा पी डी स्क्वायर प्लस में पी बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम रेक्टेंगल स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो स्क्वायर मैंने लिया, जैसे मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्या, देखिए स्क्वायर को अगर मैं नाम दे देता हूं इसके चारों पॉइंट्स का, ए बी सी डी, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके डायगोनल्स एक बराबर होते हैं। पहली बात तो दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। ठीक है, तो सारी जो चीजें हैं इसमें फॉलो होती हैं, ध्यान रखेंगे। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। यहां ये वर्टेक्स एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं। तो ए और ए, चारों भुजाएं मैंने ए ए मान ली। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपका एरिया निकालू मैं इसका, तो एरिया होता है आपका 4a स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर निकालूं तो होता है आपका 4a और डायगोनल निकालूं तो मेरा होता है √2a। ठीक है, क्यों, क्योंकि a बाहर है रूट से, तो भाई a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर रूट, यानी कि 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर मैंने रूट से बाहर ले लिया तो √2a, तो ये वाला जो डायगोनल होता है ये होता है आपका √2a। ठीक, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। ठीक, ये आपकी स्क्वायर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, फॉर्मूले थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं मैंने ये एक पैरेललोग्राम बना दिया आपके लिए। ठीक है, पैरेलल नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा ऐसे पिचका दिया इसको, तो ये कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, ऐसे बन गया, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। ऐसे मैंने रेक्टेंगल को पिचकाया। इसकी रेक्टेंगल के साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, मैच खाती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं इसकी प्रॉपर्टीज कुछ। ठीक है, प्रत्येक भुजा, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। पहली चीज, ये एल है तो ये एल है और आपस में बराबर भी हैं। ये आमने सामने की भुजा, प्रत्येक नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब मैं इसके डायगोनल्स की अगर बात करता हूं तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को रेक्टेंगल की तरह बाइसेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, बट नॉट एट 90 डिग्री। ठीक है भाई, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री। ठीक, दोनों रेक्टेंगल्स यहां बराबर नहीं होते, वहां बराबर थे, बट यहां बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री। और यहां वर्टेक्स एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो वर्टेक्स एंगल
ये आपस में बराबर नहीं होते। अगर ये अल्फा है और ये दोनों पैरेलल भुजाएं तो ये भी अल्फा होगा। भाई आपने पढ़ा होगा, दो भुजाएं अगर पैरेलल है और उन पर एक तिरछी रेखा खींच दी जाए तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो सेम यहाँ आप ये आपके ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये एल है, ये पैरेलल है, और इस आपने ए सी एक तिरछी रेखा खींच दी तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये बीटा है तो आपका ये भी बीटा होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर इसकी मैं एरिया की बात करता हूं तो मैंने क्या किया, आपका यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस भुजा ए बी पर, यानी कि एल पर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस सामने वाली भुजा बी सी पर, यानी कि बी पर, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और अगर मैंने इसका नाम दिया है H1 और इसको नाम दिया है मैंने H2, ठीक है, तो आपका बनेगा, देखिए एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा आता है कितना, LH1 बराबर BH2, ठीक है। या तो आप LH1 निकालिए चाहे आप BH2 निकालिए, ठीक है, ठीक है। देखिए आपका होता है भाई, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं ADB की, कितना बनेगा आपका, ये परपेंडिकुलर ये बेस तो हाफ LH1, ठीक है, और इसका मैं डबल कर दूं तो कितना बन जाएगा मेरा LH1, ठीक है। सेम अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं DBC की, तो ये H2 है और इसका बेस B है, तो BH हाफ BH2, इसका डबल कर दूं तो ये भी इसका डबल हो जाएगा, तो वो BH2, ठीक है। ये आपका एरिया आता है। यहां से आप L अपॉन में B निकाल सकते हो, H2 अपॉन में H1, इन दोनों का रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो H1 है, H1 है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द लार्जर साइड, और जो H2 है दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलर साइड। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे आपके पैरेललोग्राम के। आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, इनसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। आगे हम देखिए एक रिजल्ट और याद रख लीजिए इसका, कि अगर मैं इसके डायगोनल्स को, अगर इस डायगोनल को मैं D1 मानता हूं और इसके डायगोनल, इस डायगोनल को मैं D2 मानता हूं, और ये मान लेते हैं थीटा डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो किसी भी, मैं आपको बता के आ रखा हूं पीछे, किसी भी आपके क्वाड्रिलेटरल के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ D1 D2 साइन थीटा, D1 D2 साइन थीटा, ठीक है। एक रिजल्ट आप ये याद रख सकते हो। एक रिजल्ट आप याद रख सकते हो कि आपका डायगोनल्स के साथ में साइड्स का एक रिलेशन होता है, D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर बराबर होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, आपने रोम्बस की तरफ। चौथा क्वाड्रिलेटरल है आपका रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस की अगर बात करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले जानने की कोशिश करते हैं। रोम्बस की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, पहली चीज, ठीक है, चारों साइड्स बराबर होती हैं, A B C और D, चारों साइड्स बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि भाई चारों बराबर है तो आमने सामने की ऑब्वियसली बराबर होंगी, और आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल भी होती हैं, तो मैंने चारों भुजा A मान ली, ठीक है। अगर इसके डायगोनल्स की बात करते हैं तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को, देखिए दोनों डायगोनल्स पहली बात तो बराबर नहीं होते, ठीक। अब आप, मैंने बताया था आपको, रेक्टेंगल को आपने थोड़ा पिचका दिया तो आपका बन गया था क्या, पैरेललोग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक स्क्वायर को थोड़ा पिचका दिया, ठीक है भाई, क्योंकि इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए, अगर मैंने इसको थोड़ा पिचका दिया ऐसे, ठीक, और कुछ इस तरीके से कि ये ए और ये भी आपकी ए ही बने, और इसको ऐसे मिला दिया तो ये आपका क्या बन गया, रोम्बस। तो मैंने स्क्वायर को पिचकाया तो मेरा रोम्बस बना, रेक्टेंगल को थोड़ा ऐसे पिचकाया तो मेरा बना था क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगोनल्स स्क्वायर में बराबर थे, इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तो अगर मैं इसको डायगोनल D1 मानता हूं, इसको डायगोनल D2 मान लेता हूं, ठीक, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पहली चीज, और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, इसके जो वर्टेक्स एंगल को भी ये बाइसेक्ट करते हैं, ये अल्फा अल्फा में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक, ठीक है। अगर देखिए ये, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं इसके डायगोनल्स, तो मैं आपको बता के आ रखा हूं कि इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ D1 D2 साइन थीटा, हाफ D1 D2
और ये थीटा की वैल्यू यहाँ 90 है, साइन 90, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका एरिया होता है हाफ d1 d2। ठीक ठीक है। इसके डायगोनल्स क्योंकि दोनों बराबर अलग अलग हैं, तो इसका डायगोनल्स का साइड के साथ में एक रिलेशन होता है, वो भी आपको याद रखना है। d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर बराबर होता है आपका 4a स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है ठीक है। देखिए आपका रोम्बस हो चुका है। आगे हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की, और मेनली हम ट्रेपीजियम में भी आपका साइक्लिक ट्रेपीजियम की बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं ये एक ट्रेपीजियम है आपका, 5वां क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं हम ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की कुछ प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, जिसको मैंने, इसकी हाइट है ये एक्चुअली एच मान लिया। तो इसका जो एरिया होता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट एरिया पूछा जाता है आपसे। एरिया होता है आपका कितना, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, आगे मैं इसी में आपको समझाना चाहूं तो एक रिजल्ट आपका देखिए, मान लेते हैं भाई ये दोनों भुजाएं आपस में ये पैरेलल होती हैं, ध्यान रखना है आपको। इसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ये वाली भुजाएं, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ठीक है, अब देखिए आपका, अगर मैं इसका डायगोनल मिला देता हूं, ठीक, और इसका जो मिड पॉइंट है, अगर मेरे से मिड पॉइंट पूछा जाए तो इसका मिड पॉइंट मैं निकालूं, तो आपका मिड पॉइंट जो होगा, मान लेते हैं मैं ए बी सी और डी, और ये मिड पॉइंट्स पी, इसका मिड पॉइंट पी और इसका मिड पॉइंट क्यू। तो आपसे अगर पी क्यू पूछा जाए तो आपका बनेगा ए बी प्लस में सी डी बाई 2। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं इसी ट्रेपीजियम की बात करूं आपसे, तो ट्रेपीजियम के अगर मैं डायगोनल्स को मिला देता हूं, ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे। अगर मैं इनको मिला देता हूं डायगोनल्स को, और मैं इनका नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और मान लेते हैं ये किसी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैं इस डायगोनल की, इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स मान लेते हैं पी और क्यू हैं। ठीक है, पी और क्यू, तो आपसे अगर इस पी क्यू की लेंथ पूछी जाए तो पी क्यू की लेंथ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पी क्यू का फॉर्मूला की हाफ ऑफ एंगल, सॉरी, हाफ ऑफ इन दोनों साइड्स का डिफरेंस ए बी माइनस में सी डी। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट रिजल्ट है। आगे हम बात करते हैं, एक और क्वाड्रिलेटरल बचा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूं तो आपका हमेशा सर्कल में बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सर्कल के अंदर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। ठीक है, और इनके नाम दे देता हूं, मान लेते हैं ए बी सी और डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो जो आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है, ये आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। एंगल ए प्लस में एंगल सी बराबर होता है आपका 180, और एंगल बी प्लस में एंगल डी, ये भी होगा आपका 180 डिग्री। एक ये होता है। अगर मैं इसके डायगोनल्स का, इनके साइड के साथ में भी एक रिलेशन होता है, उसको छोड़िए, वो ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, आएगा नहीं, इतना ही याद रखिए बस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल्स लगभग हो चुके हैं, आपके ट्रायंगल्स हो चुके हैं। हम सर्कल की प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत मोटा मोटा आपको पॉलीगन्स के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल की देखिए प्रॉपर्टीज जाने, तो ये आपका एक डायमीटर होता है। ठीक है, और डायमीटर इसका मिड पॉइंट, यानी कि ये रेडियस होती है आपकी। ठीक, और अगर मैं इसका एक सेक्टर ले लेता हूं, मान लेते हैं इसका एक सेक्टर ले लेता हूं, ये, जिसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है,
और ये सेक्टर वाली लेंथ है, ये है आपकी एल। तो एल आप निकाल सकते हो थीटा, अगर ये यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। ठीक। और आप अगर आप इसका एरिया निकालना चाहो तो एरिया होता है आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr स्क्वायर। ठीक है। और इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इस सर्कल का एरिया होता है आपका कितना, πr स्क्वायर। और इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपके 2πr। ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे आपके जो आपको याद रखने हैं। अगर देखिए मैं सेमी पेरीमीटर की अगर आपसे बात करूं कि ये क्या है आपका सर्कल, सेमी सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सेमी सर्कल की अगर आपसे देखिए πr स्क्वायर एरिया तो आपका हाफ πr स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपसे अगर पेरीमीटर पूछा जाए इसको, इसका तो आपको पता होना चाहिए रेडियस, ये रेडियस और टोटल जो पेरीमीटर था वो होता आपका 2πr। तो हाफ कितना आ जाएगा इसका, πr और प्लस में ये r प्लस में r, ये भी पेरीमीटर में आएगा तो 2r। ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सर्कल की कुछ थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आर्क वाली कुछ प्रॉपर्टीज ले लेता हूं, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दो आर्क हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस आर्क के द्वारा एक ही इस पोर्शन में, यानी कि यहां से इसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है ए बी के द्वारा, ये स्मॉल आर्क है ए बी, और इसका जो मेजर आर्क में जहां भी जितने भी एंगल बनेंगे इस सरकमफेरेंस पर बराबर होंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा थीटा होगा। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हो तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है। ठीक है। और मैंने यहां से इनके एक किसी आर्क से एक एंगल बना दिया सरकमफेरेंस पर। ठीक है। उस एंगल का माप जो होगा उसका डबल सेंटर पर एंगल बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर इसका सेंटर मैं ओ मानता हूं तो सेंटर पर इसका डबल एंगल बनेगा। ठीक है। तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो इस आर्क ए बी द्वारा अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा था तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये बनेगा 2θ। ठीक है। इस आर्क ए बी द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल थीटा बन रहा है तो इसी आर्क ए बी द्वारा सेंटर पर बनेगा 2θ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि मैंने एक सर्कल लिया, अगली प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं हम। ठीक है। देखिए ये मेरी कौन सी थी, पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। आगे मैं बात करता हूं आपसे तीसरी प्रॉपर्टी की कि आपका मैंने एक आर्क ली ए बी। ठीक है। ये एक आर्क है ए बी। ठीक। ए बी, और मैंने सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर डाल दिया तो आपको पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर होता है इसको दो बराबर मिड पॉइंट पर जाके मिलता है, तो ये इसको मिड पॉइंट पर जाके मतलब बराबर भागों में बांटेगा। ठीक। ठीक है। एक इसका वाइस वर्सा भी सत्य है कि मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है। और मैंने इस आर्क ए बी के मिड पॉइंट पर एक मिड पॉइंट को मिला दिया इसके सेंटर से। ठीक है। अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाया है मैंने तो ये मेरा परपेंडिकुलर भी होगा। ये ओ सेंटर है, ओ सेंटर है और ये ए बी है। ठीक है। और ये पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी पर मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। ठीक। अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, आगे मैंने दो कॉर्ड खींची, मान लेते हैं यहां से एक कॉर्ड खींची मैंने ए बी और एक कॉर्ड खींची मैंने सी डी। ठीक। ये कॉर्ड थी मेरी ए बी, ये कॉर्ड थी मेरी सी डी, और मान लेते हैं ये पी पॉइंट पर मिलती हैं। तब मेरी प्रॉपर्टी होगी पी ए इंटू में पी बी, भाई पी ए इंटू में पी बी, इसी पॉइंट से शुरू करिए, पी सी इंटू में पी डी, पी सी इंटू में पी डी। ठीक। ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट को बाहर इंटरसेक्ट करवाया इन दोनों आर्क को। ठीक है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी थी हमारी पीछे, 3 4 5, पांचवी देखिए
इस सर्कल की कि ये प्रॉपर्टी आपकी 5वीं थी। अब छठी प्रॉपर्टी देखिए कि मैंने एक, देखिए इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इसको, इस रिजल्ट को मैं इधर लिख देता हूं, पी ए इंटू में पी बी बराबर पी सी इंटू में पी डी। ठीक, आगे मैं लिखता हूं आपकी छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए, अगर मैंने एक सर्कल खींचा और मैंने दो आर्क ऐसी खींची कि वो आगे बढ़ाने पर पी पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक मान लेते हैं ये ए और बी आर्क थी, ये सी और डी थी, आगे बढ़ाने पर ये पी पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट याद रखेंगे, पी ए इंटू में पूरी पी बी, पी सी इंटू में पूरी पी डी। तो लिखिए पी ए इंटू में पी बी बराबर होती है पी सी इंटू में पी डी। ठीक, ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेंजेंट की। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, छठी, 7वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, 7वीं, मान लेते हैं ये एक सर्कल है और आपने एक आर्क खींची यहां से इस तरीके से ए बी और आगे बढ़ाया किसी पॉइंट पी तक, और पी से आपने एक टेंजेंट खींच दिया इसके ऊपर। ठीक है, जो कि आपका, देखिए मान लेते हैं ये थी आपकी ए, ये पॉइंट था बी, आगे बढ़ाने पर पी पर मिला और ये इस पर टेंजेंट खींचा जो सर्कल को टी पर टच कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए पी टी स्क्वायर बराबर होती है आपकी पी ए इंटू में पी बी। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे मैं टेंजेंट की बात करूं तो देखिए आपका, अगर ये सर्कल है और आपने इसके साथ में एक टेंजेंट खींच दिया इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सेंटर से यहां से इसको मिला देता हूं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, ये चीज याद रखनी है। ये 7वीं प्रॉपर्टी, ये 8वीं प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, 9वीं। ठीक है, सर्कल की अगर मैं बात करता हूं तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है और मैंने एक यहां से एक आर्क खींची, ठीक है, और इसी को एक आर्क खींची, इसी को टच करते हुए मैंने एक टेंजेंट खींच दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक टेंजेंट खींच दिया। ठीक है, देखिए इस एंगल को आप 90 डिग्री बनाने मत लग जाना, क्योंकि वो तो सेंटर से रेडियस होती है, ये तो एक आर्क है। अगर आपको इन दोनों के बीच में एंगल थीटा गिवन है तो आपको एक प्रॉपर्टी होती है कि इस मेजर आर्क में जो आपका एंगल बनेगा वो हमेशा इस थीटा के बराबर ही बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये थीटा है तो आपका ये थीटा बनेगा। ठीक, ये थीटा है तो आपका ये थीटा बनेगा। और एक प्रॉपर्टी आप और पढ़िए सर्कल की, देखिए इस टेंजेंट की, मान लेते हैं ये एक सर्कल है और आपने बाहर किसी पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींच दिए सर्कल के ऊपर, कुछ इस तरीके से, मान लेते एक ये है और ये है। ठीक है, आपने क्या किया, किसी पॉइंट पी से ए और बी पॉइंट तक दो टेंजेंट खींच दिए, मान लेते हैं इसका सर्कल का सेंटर ओ है और आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, मैं आपको बता के आ रखा हूँ, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बता के आ रखा हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ ए ओ बी पी की, तो आपका इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी आपका 90 डिग्री होगा, वो सॉरी, इन दोनों का सम 90 90 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो और त्रिभुज जब भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोनों का 180 होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये आपका ए ओ बी पी, ये आपका क्या बनेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी और पढ़िए कि आपका अगर मैं ओ और पी को मिला देता हूं, ठीक है, तो आपका ये वाला जो, अगर ये एंगल पी गिवन है आपको, ठीक है, तो और आप
इसको मिला दीजिए, ठीक है, ओ ए और बी को, तो आपका ये वाला एंगल अगर आपको पी गिवन है, मान लेते हैं थीटा, तो इन दोनों का सम 180 होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा आपका θ/2। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपके सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टीज देख लीजिए। मान लेते हैं ये आपके सर्कल है, ठीक है, और मैंने एक सर्कल और लिया, ठीक है, और इन दोनों सर्कल के मान लेते हैं सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी है। ठीक, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, आपको बराबर दिख रहे होंगे। चलो मैं अलग अलग बना देता हूं, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। ये दो सर्कल हैं और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, ठीक, और मैंने इनका टेंजेंट दोनों से होते हुए एक टेंजेंट खींचा, ठीक, और इसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है, इसकी रेडियस मान लेते हैं r2 है, ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस d है। तो ये क्या है, आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं इसको DCT। और एक और मैं खींचता हूं आपके लिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मान लेते हैं एक सर्कल है और मैंने एक और सर्कल खींचा आपके लिए कुछ इस तरीके से, और इनकी एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मैंने खींच दी कुछ इस तरीके से। एक और सर्कल खींचते हैं, चलिए, आपका कुछ इस तरीके से, और मैंने इनकी एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींच दी कुछ इस तरीके से। ठीक, ठीक है, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली डी, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया r1 रेडियस, और इसको मान लिया मैंने r2 रेडियस, ठीक है, और ये इसको r1 r2, तो इसका जो ये होती है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो जो DCT होती है वो होती है आपकी डी स्क्वायर, डिस्टेंस है जो ये डी है ये, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है TCT, इसको याद रखेंगे, TCT ये होती है आपकी डी स्क्वायर माइनस में r1 प्लस में r2 का होल स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कौन से नंबर की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं आपकी, ये 9, ये 10, आगे देखते हैं, ये 11, ये 12 है, ठीक। और देखिए मैं आपके लिए बना देता हूँ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, साइक्लिक नहीं, सॉरी, रेगुलर हेक्सागन। तो मान लेते हैं ये एक हेक्सागन मैं आपके सामने बनाता हूँ, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ठीक है, नाम दे देते हैं ABCDEF। देखिए इसके जो, अगर आपसे पूछे जाएं कि किसी सिंगल वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स खींचे जाते हैं, खींचे जा सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो होते हैं n-3। किसी सिंगल वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, n-3। और किसी उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, वो होती है आपके, भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कितने, किसी भी, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी, हेक्सागन में, किसी भी हेक्सागन में आप कितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, तो n इंटू में n-3/2, ठीक है। और देखिए आपका ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 इंटू में 180 अपॉन में नंबर ऑफ साइड से आप भाग कर देते हो तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है। अगर आप सम निकालते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये होता है n-2
2 इंटू में 180। ठीक है, अगर आपसे पूछा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये होता है आपका 360, और आपसे पूछा है ईच एक्सटीरियर एंगल, ये होता है आपका 360 अपॉन में n। तो ये 4 फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए आपका इसमें अगर आपसे ये वाला डायगोनल पूछा है, ये होता है आपका √3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, √3a, अगर ये साइड क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो ये ए होंगी। ठीक है, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूं, देखिए मैं बात कर रहा हूं आपसे रेगुलर हेक्सागन की। ठीक, अब देखिए आपसे अगर पेरीमीटर पूछा है तो 6 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, और अगर आपसे एरिया पूछा है तो वो होगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनती हैं, अगर इसके सारे डायगोनल्स को अपन मिला देते हैं तो 6 इंटू में √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने एक कॉन्साइज वे में, बहुत ही कॉन्साइज वे में सारी ज्योमेट्री के जितने भी इंपोर्टेंट थ्योरम्स बनती हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी थ्योरम्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सारी थ्योरम्स हैं वो पसंद आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। देखिए अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। तो इसी तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। किस टॉपिक के ऊपर आपको इसी तरीके का लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक अपने आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।